बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 फॉर कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस एसेंशियल्स। अच्छा, क्विकली ना हम अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। कितने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे चैप्टर में? 7 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे कोई बता सकता है? ऑडिट का ओरिजिन क्या था? ओरिजिन कैसे हुआ था? जब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप थी उस टाइम ओरिजिन की इनको ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। जब कंपनी आई, कंपनी स्टैब्लिश हुई, तो उस केस में क्या हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट अलग हो गई, शेयर होल्डर्स अलग हो गए, तो इन्होंने क्या सोचा, हम एक कंपनी बनाते हैं। ये अच्छा, शेयर होल्डर्स के कुछ रिलेशनशिप पढ़े थे हमने मैनेजमेंट के साथ। 3 रिलेशनशिप थे, कौन से? स्टीवर्डशिप, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी। स्टीवर्डशिप क्या होती है मैम? ठीक है। उसके अलावा मैनेजमेंट चाह रही थी कि वो बेस्ट पॉसिबल व्यू दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, किसको? शेयर होल्डर्स को। उसकी क्या रीजन थी? इंसेंटिव और प्रेशर था। ठीक है। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने मोडलेस ही डिस्कशन की थी। सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था मैम? देखकर बता दें। पार्टीज इन्वॉल्व और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी? 3। मैनेजमेंट थी, ऑडिटर था और शेयर होल्डर, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं? यूजर क्यों कह रहे होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अल्टीमेटली यूज किसने करना है? शेयर होल्डर्स ने करना है। अच्छा, ऑडिटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी 3। प्रोसीजर्स परफॉर्म करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, देखना कि वो ट्रू एंड फ्यू दे रही है, फेयर व्यू दे रही है नहीं, एक रिपोर्ट इशू करना, और अगर आईएसएस कोई कम्युनिकेशन रिक्वायर कर रहे हैं तो वो रेलिवेंट बंदों को बताना। उसकी एग्जांपल क्या थी? रेगुलेटर को कुछ कम्युनिकेशन वो कह सकते हैं, बताओ तुम। या फिर इंटरनल कंट्रोल्स की हमने बात की थी। इंटरनल कंट्रोल्स हम किसको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं? मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर्स को तो नहीं कर रहे। तो ये हमें किसने कहा है? आईएसए ने कहा है। उसके बाद हमने मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने? इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की। तो 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी कि एक तो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी, इंटरनल कंट्रोल अच्छे रखने थे और ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देनी थी। अच्छा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कि वो कोई गलत एक्सपेक्टेशन ना बना ले ऑडिटर से। उसकी 2 एग्जांपल कोई से मुझे दे दो। ठीक है। ठीक है, इसकी 5 एग्जांपल पड़ी थी। वन ऑफ द एग्जांपल इसके ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहा है। एक एग्जांपल ये थी कि ऐसा नहीं हो रहा होता। ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन चेक कर रहा है। इस तरह की हमने काफी सारी एग्जांपल्स देख ली थी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 यहीं तक था। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 क्या था? एक अच्छा ऑडिटर कौन होता है? जी, कौन होता है एक अच्छा ऑडिटर? इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए? और इंडिपेंडेंट कैसे इंश्योर कर सकते हैं हम? इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, फैमिली वगैरह। जी। अच्छा, क्लाइंट के जो एम्प्लॉय की हमने बात की, अगर वो क्लाइंट पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों सिनेरियोस को कवर करना होता है हमने। ठीक है। दूसरी क्वालिटी क्या थी इसमें? प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है। ठीक है। जजमेंट हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सॉरी, जज प्रोफेशनल जजमेंट क्या होती है? आप बता दें। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि हर स्टेप के ऊपर प्रोफेशनल जजमेंट हमें चाहिए होती है। प्रोफेशनल जजमेंट होती क्या है कि जो हमने नॉलेज हासिल किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको हम अप्लाई करेंगे ऑडिट प्रोसीजर की तमाम फेजेस के अंदर। ठीक है। प्रोफेशनल जजमेंट हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्या क्वालिटी थी? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका क्या मतलब होता है?
क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए उसको, कोई भी कंडीशन अगर उसको नजर आए। इसकी एग्जांपल हमने क्या दी थी, एक जूनियर अकाउंटेंट है, उसके पास आपने आईफोन देख लिया, नया आईफोन लेकर आया वो, तो आपको शक होना चाहिए कि यार ये कौन सा एरिया देख रहा है, फिर आप उस एरिया पे अपना प्रोसीजर्स बढ़ा देंगे। समझ आती है यहाँ तक बात में? उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था जी? अच्छा, इसमें मैम ने पॉइंट पूछा है वन ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट विद द अदर ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल हो सकती है? हमने किसी को पैसे देने हैं, हमने उसको भेजा लेटर, उसने हमें एक अमाउंट लिख कर दे दी। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या किया, हमने देखा कि ईयर एंड के बाद ना अगले 1-2 महीनों में इन्होंने उस बंदे को कितने पैसे दिए हैं एक्चुअल में सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड। ठीक है, क्योंकि हम ईयर एंड के बाद ही ऑडिट पे जाते हैं ना, दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी फरवरी मार्च तक हम क्लाइंट में होंगे, हम देख लेंगे फरवरी एंड तक उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। ये भी एक एविडेंस हमें मिल गया। एक एविडेंस क्या था जो कि थर्ड पार्टी ने हमें बताया था, एक एविडेंस क्या है जो हमने खुद चेक कर लिया कि इन्होंने पैसे एक्चुअल में कितने पे किए हैं। अगर ये अमाउंट डिफरेंट हुई तो ये कंट्राडिक्ट कर गई ना एक दूसरे से, यानी कि उसने कंफर्म बैलेंस कुछ और किया था और जो उसको बाद में पेमेंट हो रही है, जो क्लियर हो रहा है उसका अकाउंट, वो एक और पेमेंट से हो रहा है, कंट्राडिक्ट हो गया एविडेंस। तो अब हम क्या इनमें से किसी एक के ऊपर रिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है, अगर आपके दो एविडेंसेस आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल रहे हैं और वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको हमने इग्नोर नहीं कर देना। ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन। सर पहले क्या हो रही होती है, ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, फिर उसके बाद उनकी जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल्स को इंश्योर करना होता है कि बच्चे हों। फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं तो 5 उसके कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स हमें क्लियर हैं। और उसके अलावा वहाँ पे एक चीज़ एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो क्या होता है, वो असूल होते हैं जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? फेजेस ऑफ ऑडिट। सर हमने क्या पढ़ा था, 3 फेजेस। पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट पे जाके रिस्क असेसमेंट करेंगे, और रिस्क असेसमेंट में हम कर क्या रहे होते हैं, एंटिटी को समझ रहे होते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझ रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो कंट्रोल हमने समझ लिए उनकी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर और जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट का रिस्पॉन्स टू द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसके अलावा नेक्स्ट हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 पढ़ लिया था, जिसके अंदर बोर्ड्स की डिस्कशन थी कुछ। ठीक है, एक बोर्ड था जो कि क्या बना रहा था, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बना रहा था, एथिक्स के स्टैंडर्ड्स बना रहा था। उसके फिर डिवाइड हो गए थे 2 बोर्ड्स, एक सिर्फ एथिक्स को देख रहा था और एक ऑडिट एंड एश्योरेंस को देख रहा था। कुछ फायदे थे उस बोर्ड के। ठीक है, क्या उसका काम था, बेसिकली इंश्योर करना कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, उनकी प्रमोशन वगैरह। ठीक है, और जो इम्प्लीमेंटेशन में कोई मसला मसाइल आ रहा है तो वो बता देते थे। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? नहीं, अभी हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में ही है, कमेटी के ऊपर ही है अभी। बोर्ड एक ISA कैसे डेवलप होते हैं, पहले ही वो क्या करते हैं, एक्सपोजर ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं उसको, फिर शेयर करते हैं, कमेंट्स लेते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट बना देते हैं। ठीक है, एक और चीज हमने इसमें पढ़ी थी, इंफॉर्मेशन। 3 तरीके के कंटेंट्स होते हैं। पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी मटेरियल होता है, फिर रिक्वायरमेंट, जो प्रोसीजर हमने अप्लाई करने जाके, जिस तरह मैं जब से हमारा सेशन शुरू है आपको एक एग्जांपल देता आ रहा हूँ एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। ठीक है, तो ये कहाँ बताया हुआ हमें, ISA इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो वो बता रहा होता है, उसके अलावा उसकी एग्जाम्पल्स या कोई अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें वो हमें बता रहे होते हैं। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एविडेंस क्या होता है, एविडेंस की क्वालिटीज क्या होती हैं। 2 क्वालिटीज हमने पढ़ी थी, सफिशिएंट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी का क्या मतलब था, क्वांटिटी को अगर दूसरे अल्फाज में हम कहें कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए हमारा, जिन पे हमने टेस्टिंग करनी है। ठीक है, और ये क्वांटिटी कुछ फैक्टर से अफेक्ट हो रही होती थी, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी, यानी कि जो सफिशिएंट एविडेंस चाहिए होगा वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, मटीरियलिटी की हमने मटीरियलिटी के साथ रिलेशन बनाया था, कोई बता सकता है मुझे? मटीरियलिटी जो होती है ना, मटीरियलिटी का क्या होती है, एक बेंचमार्क होता है। ठीक है, उस बेंचमार्क से ऊपर की ट्रांजैक्शंस के अंदर हम एरर निकाल रहे होते हैं। तो मटीरियलिटी जितनी कम होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ सैंपल उतना ज्यादा होगा, क्वांटिटी रिक्वायर्ड उतनी ज्यादा होगी। इसको लॉजिकली समझना है, इसको रट्टा नहीं लगाना हमने। ठीक है,
जी मतलब अगर एक है हमारा 20,000 है, दूसरी तरफ हमारे पास हाँ, आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ लें। वो जो मैंने कल एग्जांपल दी थी, एक जगह मटेरियलिटी 20,000 है, दूसरी जगह 2 मिलियन है, तो ज्यादा ट्रांजेक्शन हम कहाँ पे निकाल रहे होंगे? जहाँ पे मटेरियलिटी 20,000 है, क्योंकि हमें फिर 20,000 से ऊपर ऊपर की ट्रांजेक्शन पे टेस्टिंग करनी है। ठीक है, ये चीज समझ आती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी एक क्वालिटी हमने क्या पढ़ी थी? एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एप्रोप्रिएट के अंदर फर्दर 2 फैक्टर्स थे, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। एक प्रोसीजर हो सकता है हमारी एक मकसद पूरा करने के लिए रेलिवेंट हो, दूसरा मकसद पूरा करने के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की एग्जिस्टेंस हमने चेक करनी है, वो एग्जिस्ट करता है या नहीं क्लाइंट के प्रीमिसेस पे। तो उस केस में हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? हम जाके उसको देख लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की ओनरशिप जो है वो क्लाइंट की है या नहीं, उसके लिए मैम हम क्या देख सकते हैं? कॉमन सेंस, कुछ सोचना नहीं है, हमने देखना है कि ओनरशिप क्लाइंट की है या नहीं है। सॉरी, अच्छा, राफे भाई आकर क्लेम करते हैं कि उनकी शादी हो गया, निकाह हो गया, अब क्या एविडेंस मांगेंगे उनसे? निकाह नामा देखेंगे। वो तो किसी को भी, लड़की को पकड़ के कह सकते हैं ना मेरी वाइफ। एविडेंस क्या हमारे पास? निकाह नामा। तो इसी तरह जो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के एग्रीमेंट होगा जिसके ऊपर ओनरशिप उस बंदे को ट्रांसफर हुई होगी, आप घर किसी से लेते हैं तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं ना जिसके ऊपर वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो अगर हमने ओनरशिप देखनी है कि ये प्लांट, प्रॉपर्टी, वट मशीनरी जो भी है, उसकी ओनरशिप क्लाइंट की है या नहीं, हम क्या कहेंगे? एग्रीमेंट दिखा दें। समझ आती है बात? अच्छा, उसके बाद एक और फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसे बेहतर हो सकती है? ठीक है, एक्सटर्नल होना चाहिए एविडेंस, उसके अलावा रिटर्न होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली हमें मिल रहा हो। इंटरनल कंट्रोल जितने अच्छे होंगे उतना एविडेंस रिलायबल हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें पढ़ी थी, यही पढ़ा हमने चैप्टर 1 में, कंप्लीटली रिवाइज कर लिया। किसी को कोई कंफ्यूजन चैप्टर 1 से? कोई एक टर्म स्पेसिफिक आपको कंफ्यूज कर रही हो? अच्छा, उससे पहले एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। आपने मुझसे पूछा था 22 चैप्टर्स है हमारी बुक में, ठीक है, तो अगर हम इसी पेज से चलते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 1 महीना पहले सिलेबस खत्म करना। अच्छा, जब आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी थी ना, तो आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स कुछ सिखाए गए थे, ठीक है, तो वो जो डेबिट क्रेडिट जब आप सीख रहे थे ना, तो उसमें आपने बहुत टाइम लगाया था, लेकिन वंस जब वो सीख गए थे ना आप, फिर आपको डाउटफुल डेट्स वगैरह, अक्रूवल, प्री पेमेंट, वो जल्दी जल्दी करवा दिया गया था। रीजन क्या था इसका? बेसिक्स, आपकी बेसिक्स नहीं बनी हुई थी, पहली दफा पढ़ रहे थे लाइफ में अकाउंटिंग। ये ऑडिट का सब्जेक्ट भी हम लाइफ में भी पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जानबूझकर हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं एक छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर भी। वंस हमें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप आगे जाकर देखेंगे एक एक चैप्टर 2-2 पेजेस का भी है, और उसके ऊपर हम एक लेक्चर डेडिकेट कर रहे होंगे सिर्फ। और ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जो मैं आपको बातें बता रहा होता हूँ ना, इसके ऊपर हमारे पूरा चैप्टर अगर आप देखते हैं बुक में, राइट, इसकी 50% बातें हम अभी कर चुके हैं गपशप करते करते। तो चैप्टर्स की क्वांटिटी से परेशान नहीं होना, इंपॉर्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो जो चैप्टर्स हम शुरू में कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट भी हैं और हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वेटेज आपने पूछी थी। अच्छा, वेटेज चैप्टर 1 से तकरीबन 5 से 10 मार्क्स का ना पेपर हमसे पूछ रहा होता है। क्वेश्चन किस तरह के आ रहे होते हैं वो अब अभी हम देख रहे होंगे इसके ऊपर। ठीक है, ब्रेक लेते हैं 2 मिनट की। हम अपने चैप्टर 1 की प्रैक्टिस को थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, कोई 9 से 10 सवाल हैं जो कि हम देख रहे होंगे, और इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं एग्जाम में भी वो वही चीज़ें पूछ रहा होता है। क्वेश्चन 1 में वो क्या कह रहा है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाईलाइट करें रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? ठीक है, ठीक है, कोई डिसएग्री कर रहे हैं उनके व्यू से? देख लें इसका सोल्यूशन क्या कह रहा है वो। पहली बात तो क्या कह रहा है? प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
दूसरी बात वो क्या कह रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स उसने प्रिपेयर करने हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है वो, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ऑल दो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के हवाले से नहीं है, जो तीसरी पॉसिबिलिटी है कहाँ है, दिस वन। लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने कौन आ रहा है, ऑडिटर, तो इस तरीके से समहाउ ये लिंक हो जाती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अच्छा, इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है, अच्छा ऑडिट टीम क्या कर रही थी, प्लान कर रही थी मीटिंग को, और उसमें क्या हुआ, एक मेंबर था ऑडिट टीम का, उसने एक कमेंट क्या पास किया कि उसका एक्सपीरियंस है क्लाइंट के साथ अपने, और वो कॉन्फिडेंट है कि मैनेजमेंट जो है ऑनेस्ट है। यहीं से एक चीज आपके माइंड में ट्रिगर हो जानी चाहिए। वो इंडिपेंडेंस में आ जाएगा। आप इस सिनेरियो में पूछ रहे हैं? अच्छा एक मिनट मैं बताता हूँ, स्टार्ट करें। अच्छा, तो जब हमने बात की ना कि वो कह रहा है कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे उसका आइडिया है, उसका ख्याल है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो यहाँ से एक चीज हमें क्लिक हो जानी चाहिए कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। भाई का सवाल है कि पास्ट एक्सपीरियंस उसके पास कहाँ से आ गया, क्या वो एम्प्लॉय था? एज्यूम हमने नहीं करना होता, एजम्पशन हमारी क्या होती है कि वो ऑडिटर ही है। हो सकता है पिछले 5-10 साल से वो ऑडिट कर रहा हो एक ही क्लाइंट का, ठीक है, तो इस वजह से जो उसका एक्सपीरियंस है, उसने देखा पिछले साल कोई गलती नहीं, उससे पिछले साल कोई गलती नहीं, उससे पिछले साल कोई गलती नहीं, तो उसने एक अजम्पशन बना ली अपनी कि इस क्लाइंट, ये क्लाइंट गलतियां नहीं करता, ठीक है। हाँ, स्केप्टिसिज्म का यहाँ पे मसला है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई इशू नहीं है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे और कोई फ्रॉड का रिस्क भी नहीं है, तो ऑडिट मैनेजर ने उसको क्या रिस्पॉन्ड किया कि हमें हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एटीट्यूड रखना चाहिए। ये बात उसने खुद ही बता दी हमें सवाल में, ठीक है। क्या कह रहा है, पूछ कह रहा है डिस्क्राइब करें ऑडिट स्केप्टिसिज्म। ये तो उसने क्रैमिंग वाली चीज पूछ ली, ऐसे ही हमने इतनी कहानी पे टाइम जाया किया, लेकिन साथ भी कुछ पूछा है। एलुबरेट ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडिट मैनेजर। जो ऑडिट मैनेजर का रिस्पॉन्स, ऑडिट मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स है इन दोनों में से? मैनेजर का पूछ है वो, ऑडिट मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स है? पढ़े सवाल। ऑडिट मैनेजर साहब ये कह रहे हैं कि हमें स्केप्टिसिज्म अप्लाई करना चाहिए, और ये व्यू किसका था कि भाई वो बहुत ऑनेस्ट है? ये एक टीम मेंबर था, ऑडिट की टीम का एक मेंबर था जिसने ये व्यू दिया था, ठीक है। क्लियर रखना है अपने माइंड को। इसका सोल्यूशन देख लें एक बार। सबसे पहले उसने बता दिया कि स्केप्टिसिज्म होता क्या है, फिर वो कह रहा है कि रिस्पॉन्स ऑफ ऑडिट मैनेजर इज करेक्ट, ठीक है। क्या पूछा था, ऑडिट मैनेजर का रिस्पॉन्स कैसा है, हमने क्या बता दिया, करेक्ट है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो होती है उसने कुछ फायदे बता दिए उसके, ठीक है। इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते थे, आप ये फायदे ना भी बताते, आप कहते उसका व्यू बिल्कुल ठीक है, तो यहां तक भी ठीक होता। ऑडिट का सब्जेक्ट एक ऑडिट का सब्जेक्ट जो होता है ना जजमेंटल होता है। हो सकता है आप लोग मुझे असाइनमेंट्स भेज होते हैं, आप सबकी असाइनमेंट डिफरेंट होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन थीम होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ठीक होना चाहिए। इस सवाल में कोई मसला? कितने मार्क्स का सवाल था ये? 12 मार्क्स का, पार्ट 1 और 2 को मिलाकर अगर देखें तो। इजी है या नहीं है? बहुत आसान है। अच्छा क्वेश्चन 2 देखते हैं। मैं हूं और मेरा एक कोलीग है, हमारी एक डिस्कशन हो रही है हीटेड किस्म की। हीटेड डिस्कशन क्या होती है? लड़ाई झगड़ा, गुस्से में आए वैसे ही। अच्छा उसने क्या किया, कुछ स्टेटमेंट्स दिए ऑडिटिंग प्रोफेशन के बारे में। लेट्स से वो डॉक्टर होगा, ठीक है, आपके साथ लड़ाई हुई, उसने कहा तुम्हारा तो प्रोफेशन ही बहुत फजूल है। अच्छा वो क्या कह रहा है कि भाई बताओ कि उसकी स्टेटमेंट्स क्यों रॉन्ग है। अब आपने उसको लॉजिकल आर्गुमेंट देने हैं। पहले वो क्लेम क्या कर रहे हैं, ऑडिटर कोई गुड्स या ऐड नहीं करता यूटिलिटी टू द एग्जिस्टिंग गुड एंड देयरफॉर डज नॉट ऐड वैल्यू टू द बिजनेस। क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट है, ऑडिट सिर्फ इसलिए परफॉर्म हो रहा है, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। क्या आंसर होगा मैम? एट मार्क्स का सवाल है, टोटल 4 पॉइंट्स हैं, तो दो नंबर 1 पॉइंट के होंगे, ठीक है। मैम आप बता दें मुझे जी।
सवाल समझ आया आपको? क्लेम क्या कर रहे हैं, अगर आप पढ़ते हैं इसको, पॉइंट नंबर 1 को, विजिबल है आपको? वो क्या पूछ रहा है कि ऑडिट कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा बिजनेस में, ऑडिट सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। ऐसा ही है? आप एग्री कर रही हो उसकी बात से? आप एग्रीड हैं? ठीक है, आप एग्रीड हैं? एक पूरा टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट का। सिर्फ ये लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए नहीं करवा रहे, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, इस वजह से करवा रहे हैं। ऐसे ही है? ठीक है। अब ये 2 नंबर का सवाल है, तो आप एक ही लाइन में सारे फायदों की जो हेडिंग्स थी ना, वो हेडिंग आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं जरूरत आपको पूरा पेज एडवांटेजेस से बढ़ने की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी जजमेंट अप्लाई करना होती है, मार्क्स के हिसाब से अपने अपना आंसर लिखना होता है। दूसरे पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं, मैं ऑडिटर को सिर्फ इसलिए हायर करता हूँ, इस एक्सपेक्टेशन के साथ हायर करता हूँ कि जो फ्रॉड है ना वो सर्च कर लेगा। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? नहीं, उनका क्लेम क्या है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिट की है। क्या आप इससे एग्री कर रही हैं मैम? क्यों नहीं एग्री कर रहे? फ्रॉड से बचाना और फ्रॉड को डिटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो उसका क्लेम ये गलत है। एक्सपेक्टेशन गैप है, बिल्कुल उसको ये टर्म आप यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में वो क्या कर रहा है, किसी को भी हो सकता है, मैनेजमेंट को भी हो सकता है इवन। थर्ड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, ऑडिटिंग इज नैरो जस्ट टू फाइंड मिस्टेक्स, आई वुड रादर परस्यू अ कैरियर इन विच आई रियली अंडरस्टैंड अ कंपनीज बिजनेस एंड इन पोजीशन टू मेक रिकमेंडेशंस दैट वुड इंप्रूव इट। क्या कह रहे हैं, मैं एक ऐसे करियर की तरफ जाना चाह रहा हूं जिससे मैं कंपनी के ऑपरेशंस को समझ पाऊं और उसको वैल्यू एडिशन दे पाऊं कि आप अपने जो ऑपरेशन है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्या आप एग्री कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑडिट ऐसा कुछ नहीं कर रहा? क्या कर रहा होता है ऑडिटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यहां पर बात नहीं हो रही। वो क्या कह रहे हैं, मैं कंपनी के बिजनेस को समझना चाह रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बिजनेस ही समझ रहे होते, वो कह रहे हैं मैं बिजनेस समझना चाह रहा हूं और उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, मैं उसकी रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूं। क्या ऑडिट में ऐसा कुछ हम कर रहे होते हैं? एक मिनट जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? इंटरनल कंट्रोल्स, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हम क्या करते हैं, उनके इंटरनल कंट्रोल्स को इवेल्युएट करते हैं और उनमें अगर कोई मसला मसाइल हो, इंप्रूवमेंट एरियाज हो, तो वो किसको बता रहे होते हैं? हम मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं। तो उसका ये क्लेम क्यों गलत है? क्योंकि ऑडिटर ये काम भी कर रहा होता है, वो बिजनेस को समझता है। सबसे पहला काम वो क्या करता है, क्लाइंट पे जाके अंडरस्टैंडिंग लेता है एंटिटी की और उसके कंट्रोल्स की, फिर उनको टेस्ट कर रहा होता है। हाँ बिल्कुल, ये हम उसी सिनेरियो के अंदर कवर कर लेंगे। चौथा वो क्लेम क्या कर रहा है, इफ ऑडिटर मेक रिकमेंडेशन टू क्लाइंट बेस्ड ऑन वीकनेस इन द कंपनी ऑपरेशन। ये कौन सी वीकनेस की बात कर रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ऑडिटर आउट टू मेक दीज रिकमेंडेशंस पब्लिक, दिस वुड हेल्प इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट। वो कह रहे हैं कि ऑडिटर को ये जो मिस्टेक्स है ना, ये जो कंपनी के ऑपरेशंस में क्या क्या गलतियां, ये पब्लिक को बता देनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं बतानी चाहिए पब्लिक को? नहीं, वो तो ठीक है, ओपिनियन तो हम नहीं दे रहे, लेकिन हम एक लेटर तो बना रहे हैं जिसमें हम वीकनेसेस वगैरह बता रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट को बता रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि पब्लिक को भी बता दो, क्या फर्क पड़ता है? किसी का कोई व्यू है इसके बारे में? गुडविल खराब हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी कंपनी। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म हम आगे जाके बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी। जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आपको एक प्रिंसिपल का ख्याल रखना होता है, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो इन्फॉर्मेशन आपको क्लाइंट से मिलती है ना, वो पब्लिकली आप उसको नहीं बता सकते। वरना होता क्या, आप ऑडिट पे गए, एक लिस्टेड कंपनी के ऑडिट पे गए, कोई लिस्टेड कंपनी की एग्जांपल दे सकता है मुझे? यूनिलीवर अभी भी लिस्टेड है? लिस्टेड है अभी भी? सर्च करके बताइएगा मुझे। अच्छा, आप एक कंपनी की ऑडिट पे गए, आपने देखा उनका ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं, आप क्या करेंगे? उनके शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है, आपने क्या देखा, उनके ऑपरेशंस बहुत अच्छे हैं, आप उनके शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, और एक कंपनी थी और उसके ऑपरेशंस आपने देखा खराब है, आपके अगर किसी जान पहचान वाले ने उसके शेयर खरीदे हुए, आप उसको कहेंगे यार इनके शेयर बेच दो,
इनके शेयर प्राइस गिरने वाली है, ऐसा ही होगा। तो सर इस वजह से हमें मना किया गया है कि हमने ना तो अपना पर्सनल गेन को इस्तेमाल करना है, इंफॉर्मेशन को पर्सनल गेन के लिए भी इस्तेमाल नहीं करना, और किसी दूसरे को भी नहीं बतानी है ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम जो वीकनेसेस हैं वो नहीं बता सकते पब्लिक को। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वो टर्म अभी तक नहीं पढ़ी तो आप अगर ये बता दें कि मैनेजमेंट की जो है, जो इन्होंने बात की थी, मैनेजमेंट की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, गुडविल खराब हो जाएगी, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। इसका सोल्यूशन में वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, एडवांटेजेस बता रहे हैं, ठीक है, पहला जो पॉइंट था हमारा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ऑडिटर का प्राइमरी फोकस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फ्रॉड सर्च करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरे वर्ड में वो क्या कह रहा है, स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, वही बात कर रहा है जो हमने डिस्कस की थी। चौथे पॉइंट में वो क्या कह रहा है, ऑडिटर शुड नॉट डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू एनी थर्ड पार्टी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस वजह से इसको थर्ड पार्टी को नहीं बताना। फर्दर एक्सटर्नल पार्टीज आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट इन इंटरनल कंट्रोल। भाई एक बंदा है, उसको क्या फर्क पड़ेगा कंपनी के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, उसको तो पैसे से मतलब है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होगा। किसी की कोई कंफ्यूजन इस सवाल से? जी ये आप सर्च करना ना, या असाइनमेंट दिया मैंने आपको। अच्छा कितने मार्क्स का सवाल था ये? 8 मार्क्स का था। क्वेश्चन 3 में वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ क्वालिटी। इसमें फर्दर दो फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, रेलिवेंस और रिलायबिलिटी। रेलिवेंस क्या होती है? लॉजिकल लिंक और असर्शन में और ऑडिट प्रोसीजर में होना चाहिए। और रिलायबिलिटी क्या होती है? क्या ऑडिट एविडेंस इतना अच्छा है कि हम कंक्लूजन उसकी बेस पर बना पाए। इसकी हमने काफी सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी, लेकिन क्वेश्चन क्या, अगर मार्क्स देखें आप, अगर आप सिर्फ डिफाइन कर दें सफिशिएंट क्या होता है, एप्रोप्रिएट क्या होता है, एप्रोप्रिएट की फर्दर जो टाइप्स हैं उनको डिफाइन कर दें, और सिर्फ एक एक एग्जाम्पल अगर लिख दें साथ, तो 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। क्या कह रहा है वो, उसने तो सिर्फ डिफाइन किया हुआ है, हम एक एक एग्जाम्पल भी अगर टाइम हो तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट भी एक क्रैमिंग बेस्ड सवाल है, स्टेट द फैक्टर्स व्हिच में असिस्ट द ऑडिटर इन असेसिंग द रिलायबिलिटी। तो वो जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे, एक्सटर्नल होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, वो सारे इसमें फैक्टर्स आ जाएंगे। एक सेकेंड पॉज करें जी, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 में हम वो क्या पूछा था, फैक्टर्स बताओ जो कि हमें असिस्ट कर रहे हैं किसमें, रिलायबिलिटी में। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का। 5 फैक्टर्स हमें पता है, 5 फैक्टर्स हम लिख देंगे, फुल मार्क्स हमें इजीली मिल जाएंगे। 5वां सवाल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वो कह रहा है क्या हम एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर को इग्नोर कर सकते हैं इस बेस पे कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। सवाल को पहले समझते हैं एक एग्जांपल से। एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमने भेजनी है किसको, थर्ड पार्टी को। रिक्वायरमेंट ये किसकी है, आईएसए की। अगर इंटरनल कंट्रोल्स एंटिटी के बहुत अच्छे हैं तो क्या हम इस प्रोसीजर को इग्नोर कर सकते हैं? आप बताएं मैम, क्यों नहीं कर सकते? हमने एसेस कर लिया, हम अंडरस्टैंडिंग भी ले ली, टेस्ट भी कर लिया इंटरनल कंट्रोल्स को, हमने देखा बहुत अच्छे हैं, हमें कोई मसला नहीं उन पे। आप बताएं। क्योंकि आईएसए की स्टिल रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हमें कंफर्मेशन भेजनी है। तो इसका रिस्पॉन्स क्या देंगे आप कि हम इग्नोर नहीं कर सकते जी। क्या यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि आईएसए क्योंकि रिक्वायर कर रहे हैं तो हमें प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, हर इंटरनल कंट्रोल में कुछ लिमिटेशन होती हैं। हम जितनी भी टेस्टिंग कर लें, अगेन ऑडिट हम 100% नहीं परफॉर्म करते, इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग भी हम 100% नहीं करते। हम एक सैंपल बेसिस पे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन या 2 ट्रांजैक्शंस पर करते हैं, उसकी बेसिस पे हम कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से भी हमें प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। कितने मार्क्स का सवाल था? 2 मार्क्स का था। हाँ 2 पॉइंट्स इनफ है। अच्छा जी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? आप क्या कह रहे थे?
जो हमने टॉपिक पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अल्टीमेट मकसद हमारा यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है नहीं, लेकिन जब हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे होते हैं उसमें हम क्या कर रहे होते हैं? हम एंटिटी को समझते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखना क्या है, इसका मकसद क्या है? एंटिटी को समझना, उसके इंटरनल कंट्रोल को समझना। उसके बाद तो क्या कह रहा है? आउटलाइन द सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस दैट ऑडिटर कैन यूज एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कर रहे हैं हम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसमें हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स पढ़े थे। जी, इंक्वायरी कर सकते हैं हम, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर। ये 4 प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। मार्क्स का हमारा कौन सा सवाल था जिसमें पर्पस बताना था? पर्पस हमने बता दिया, और उसके बाद सोर्सेज 3 मार्क्स के हैं, लेकिन जितने सोर्सेज हमें पता है, 4 सोर्सेज हमें पता है, चारों हम लिख देंगे। सॉल्यूशन देख लेते हैं वो क्या बता रहा है। रिस्क असेसमेंट में ऑडिटर क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग लेता है और एंटिटी की और इंटरनल कंट्रोल्स की। एविडेंस जो है वो कह रहे हैं एविडेंसेस के सोर्सेज क्या हैं, उसने कितने लिखे हुए हैं? 5 लिखे हुए हैं। इनफैक्ट उसने 7 लिखे हुए हैं, लेकिन 7 तो हम किस स्टेज पे कर रहे होते हैं? जब हम एक्चुअल में ऑडिट जब सब्सटेंटिव कर रहे होते हैं। रिस्क असेसमेंट में तो हमने कितने पढ़े थे? 4 पढ़े थे। दोबारा से सवाल को पढ़ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑडिटर कैन यूज एज अ पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो यहां पे हमारे 4 ही रेलिवेंट होंगे। ये सोल्यूशन थोड़ा इसमें करेक्शन होने वाली है, ठीक है? 7वां रेलिवेंट नहीं है। हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं अभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें मिलती भी नहीं है इवन जब हम रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं। हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिली, प्लानिंग स्टेज होती है। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट द एम ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड एम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों कर रहे हैं मैम, आप बताएं। आप बता सकती हैं। आप बता सकते हैं। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल्स की, उनको चेक करने के लिए हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। मकसद हमारा क्या होता है? ये होता है, ठीक है? समझ आ रही है बात? मुझे समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो क्यों गलत आंसर दिया आपने? कंफ्यूजन है तभी दिया होगा ना। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ऐसे ही देख लेते हैं भाई। वो कह रहे कि कर ले आके क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ योर अटेंडेंस एंड क्लाइंट इन्वेंट्री काउंट। हमने अभी बताया था कि क्लाइंट जब ईयर एंड होता है ना क्लाइंट का, तो क्या वो कर रहे होते हैं? हम उसकी प्रीमिसेस पे जाते हैं, इन्वेंट्री काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है? वो क्या कह रहे हैं? एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल बताओ और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ जो हमें परफॉर्म करना चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम कैसे चेक कर सकते हैं? इन्वेंट्री क्लाइंट की पड़ी है, वो पूरी है या नहीं, ये हमारा रिस्क है जी। कोई एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल बता दो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर तो हो गया, हम क्या कर लेंगे फिजिकली उसको सैंपल बेसिस पे काउंट कर लेंगे। कंट्रोल टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं बताएं? कोई इन्होंने अपनी कुछ फैसिलिटीज बनाई होंगी, इन आउट का प्रोसीजर होगा, कोई सीसीटीवीज बने होंगे। उस रूम से इन्वेंट्री बाहर निकल रही है तो उसका एक डॉक्यूमेंट बन रहा होगा, अंदर जा रही है तो उसका एक डॉक्यूमेंट बन रहा होगा, ठीक है? इनको अगर हम उनसे मांग कर देख लेते हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहे हैं। इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या? जी जी बिल्कुल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है। वो क्या बता रहे हैं हमें? वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में कह रहे हैं भाई ऑब्जर्व करो काउंट टीम्स टू इंश्योर दे आर कंप्लाइंग विद द क्लाइंट
इन्वेंट्री काउंट इंस्ट्रक्शन, हर क्लाइंट की कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, मैंने बताया था कुछ पॉलिसीज होती हैं। तो ये देख लो कि क्लाइंट का जो मैनेजमेंट है वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है या नहीं। क्लाइंट ने भी कब इन्वेंट्री काउंट करनी होती है? ईयर एंड पे। आप ईयर एंड पे जाओ, देखो कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये इससे हम क्या इंश्योर करेंगे, क्लाइंट अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। और क्लाइंट अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, ये क्या था? इंटरनल कंट्रोल से उनके। ठीक है, आपने जो बताया वो भी ठीक है। सब्सटेंटिव में वो क्या बता रहा है? इंस्पेक्ट कर लो फिजिकल कंडीशन इन्वेंट्री को। आप गए, आपने देखा लैपटॉप की फैक्ट्री है, लेट से आपने देखा एक लैपटॉप पे मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, बहुत खराब कंडीशन में है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी क्या होती है? और ये आइडेंटिफाई कैसे कर रहे होते हैं हम? मार्केट में या कितने की बिक सकती है। अगर मार्केट प्राइस उसके ज्यादा हो जाए तो बढ़ा भी देते हैं। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होता है जी। भाई ये पूछ रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो ऑब्सोलीट है या नहीं है, लेकिन इसके साथ हम एक और चीज भी देख रहे हैं। अगर उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि 100 यूनिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो हम ये भी चेक कर रहे हैं ना कि 100 यूनिट्स हैं। आप क्या पूछ रहे हैं? हो सकता है मिसिंग हो। उसने क्या दी हुई है? एक एग्जांपल दी हुई है कि ये ऑब्सोलीट की हम चेक कर रहे होते हैं। आप अगर उसकी जगह ये लिख दो कि हम कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं, इन्वेंट्री जितनी 100 यूनिट फाइनेंशियल में रिकॉर्ड है वो एक्चुअली में है भी या नहीं, तो वो भी रेलिवेंट होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन 9, 10, 11, 12। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। फिर कोई मसला मसाइल हो तो डिस्कस कर सकते हैं हम। अच्छा, कल की क्लास में हमने कौन सा चैप्टर शुरू करना है अपना? चैप्टर 2। कोशिश कीजिएगा नोट्स सबके पास अवेलेबल हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, तकरीबन 15 से 20 मार्क्स हमेशा उसमें से आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हम अच्छा खासा अपना टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी उसकी हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके ड्राइव लिंक पर अवेलेबल है, इनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। क्वेश्चंस को खुद से पढ़ना है, इवैल्यूएट करना है, सॉल्यूशन देख लें, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू जी।